अब IMF से नाकामी के बाद लगता है कि शायद हुकूमत खुद भी अब जल्द जाना चाहेगी, या कम से कम नून लीग। वो धरना जो देना था और रह जाना था वो इसलिए छोड़कर चले गए कि उन्हें यकीन दहानी कराई गई कि आपके लिए रास्ते हमवार हो जाएंगे। 6 दिन का अल्टीमेटम इमरान खान साहब वाकई शिकस्त खुर्दा होकर चले गए और 6 दिन के बाद दोबारा नहीं आएंगे अगर ये कोई ऐलान नहीं होता। कराची में रहता हूँ, यहाँ एक समंदर पाया जाता है। कभी आप अगर तशरीफ लाएं तो मैं आपको अपने साथ लेकर के चलूंगा और फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि समंदर होता कितना बड़ा है। अब पहले आप ढिचक ढिचक वाले गाने लगा दें और उसके बाद फिर आप कह दें कि मैं आशिक रसूल हूँ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। इमरान खान का हुकूमत को 6 रोज़ का अल्टीमेटम। हुकूमत की शहबाज स्पीड, एक दिन में बड़ी तरामीम और BAP के तहफ़्फ़ुज़ात, हुकूमत के लिए ख़तरात कैसे, आज प्रोग्राम में इन सब पर बात करेंगे। नाजरीन, खबर यह है कि सियासत हो, अदालत हो या फिर मईशत, हुकूमत हर महाज पर नाकाम दिखाई दे रही है। इमरान खान की तरफ से नए इलेक्शन के लिए हुकूमत को 6 दिन के अल्टीमेटम से हाथ पांव फूल गए हैं। जो उम्मीदें और तमन्नाएं लेकर PDM जमातें इक़्तिदार में आई थीं, इसे पूरा करने के लिए अब वक्त कम बल्कि बहुत कम रह गया है। हुकूमत ने आज ओवरसीज़ वोट, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की तरमीम ख़त्म कर दी है। नैब क़वानीन में तरमीम कर दी गई है क्योंकि इसे पता लग गया है कि वक्त अब कम रह गया है। दूसरा, हॉर्स ट्रेडिंग, धौंस धमकी का नशा भी उतरने लगा है। आपको याद होगा कि 20 मई को जब PTI की तरफ से इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च का ऐलान किया गया तो उस दिन से ही नून लीग की तरफ से इसे जोरे बाजू और ताकत से रोकने की धमकियों का सिलसिला शुरू हो गया था। पूरी नून लीगी क़यादत और बिलखुसूस मरीम नवाज राना सनाउल्लाह का नाम ले लेकर डरा रही थीं। वही राना सनाउल्लाह जिनका दामन सानहा मॉडल टाउन से दागदार है, जिन्हें लवाहिकीन 14 शहीदों का कातिल करार देते हैं। खुद राना सनाउल्लाह भी बढ़ के मारते रहे कि 20 लाख तो क्या 20 अफराद को भी घर से बाहर नहीं निकलने देंगे। 24 मई का दिन आया तो पूरी दुनिया ने देखा कि रियासती बर्बरियत का कैसा हौलनाक खेल खेला गया। पुलिस गर्दी की इंतहा कर दी गई। आधी रात को पुलिस एहलकार दीवारें फलांग कर चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करते रहे। मगर कौमी असम्बली में वज़ीर आज़म का आज फरमाना यह था कि ना दीवारें फलांगी गई, ना कोई गिरफ्तारियां हुई। इसे अपने जराइम की पर्दापोशी कहेंगे या फिर वज़ीर आज़म की बेखबरी, दोनों ही काबिल मजम्मत हैं। हजारों छापे, पुलिस गर्दी, जुल्म और तशद्दुद की लातादाद फुटेजेस इस बात की गवाही दे रही हैं कि पुलिस ने कैसे अपने आईनी हक के लिए निकलने वालों को तशद्दुद का निशाना बनाया। हजारों एक्सपायर आंसू गैस के शेल और रबर की गोलियां बरसाई। नौजवानों को बख्शा ना बूढ़ों को। खवातीन के साथ बदतमीजी की भी सारी हदें पार की गई। साफियों पर भी झूठे मुकदमात बनाकर इन्हें दबाने की कोशिश की गई, लेकिन आज़ादी इजहार का गला घोंटने की यह कोशिश भी अदालत ने नाकाम बना दी। सीनियर साफी समीम इब्राहिम के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA के अज़ाइम नाकाम बना दिए हैं। समीम इब्राहिम को PFUJ के जरिए बयान भिजवाने की हिदायत की गई है। दूसरी तरफ कल सुप्रीम कोर्ट ने भी आईनी हक के लिए एहतजाज पर पुलिस तशद्दुद का रास्ता रोक दिया था, मगर इसके बावजूद शेलिंग जारी रही। PTI चेयरमैन इमरान खान अवामी समंदर के साथ इस्लामाबाद में दाखिल हुए। नाजरीन, लॉन्ग मार्च का इस्लामाबाद में पहुंचना ही हुकूमत की नाकामी का ऐलान है और सच्ची बात यह है कि इस नाकामी के बाद अब इलेक्शन का ऐलान होना बाकी है, जिसके लिए इमरान खान ने हुकूमत को 6 दिन की मोहलत दी है। अगले चंद दिन में सियासी मंजरनामा क्या हो सकता है, इसी पर बात करेंगे। नज़ीर लगारी साहब और नूर आरफीन से हम इस हवाले से बात करेंगे क्योंकि अब सूरत हाल बहुत बदल गई है। ज़्यादातर लोगों का यह ख्याल था कि इमरान खान साहब धरना देंगे, लेकिन फिर अचानक कोई धरना नहीं और इमरान खान साहब ने यह कहा कि जून में अब इलेक्शन का ऐलान होगा। मैं 6 दिन का अल्टीमेटम दे रहा हूं। अगर 6 दिन के अंदर अंदर ऐसा नहीं होता तो फिर दोबारा लोगों को लेकर एक लॉन्ग मार्च की सूरत में हम दोबारा इस्लामाबाद आएंगे। अब नजर ये आ रहा है कि बिहाइंड द सीन कुछ तो कुछ हुआ है, कहीं कोई गारंटी दी गई है, कोई मामला तय हुए हैं। बहुत सी खबरें चल रही हैं कि जिस तरह से IMF के साथ मुज़ाकरात में नाकामी हुई और उसके बाद पहले ही अगर आप देखें कि हुकूमत तो नवाज शरीफ साहब चाहते थे या मरीम साहबा के लिए छोड़ दी जाए, तो अब IMF से नाकामी के बाद लगता है कि शायद हुकूमत खुद भी अब जल्द जाना चाहेगी, या कम से कम नून लीग। नज़ीर लगारी साहब, आपको क्या नज़र आ रहा है? 6 दिन के अल्टीमेटम की क्या कहानी है? देखें, धरना जो लेकर आ रहे थे और उन्होंने 20 लाख अफराद लाने थे,
ज़ाहिर है वो रुकावटें बहुत ज़्यादा थीं और उनको अबूर नहीं किया जा सका और 20 लाख अफराद किसी एक जगह पर जमा नहीं हो सके। 20 लाख नहीं, 1 लाख भी जमा नहीं हो सके। 1 लाख छोड़े, मेरे ख्याल में 50,000 भी जमा नहीं हो सके किसी एक जगह पर भी। जहाँ रुकावटें नहीं थी वहाँ भी नहीं जमा हो पाया। काल ये थी कि अगर आप अपने शहर से निकल कर इस्लामाबाद ना पहुँच सके तो अपने अपने शहरों में जहाँ जमा है वहाँ जमा हो जाएँ और एक इज्तिमा करें। और 3-4 शहर ऐसे थे जहाँ बहुत ज़्यादा सख्तियाँ थीं और जहाँ लोगों को निकलने नहीं दिया जा रहा था। लाहौर में ऐसा हुआ, रावलपिंडी में भी, इस्लामाबाद में ऐसा हुआ और शायद केपी के कुछ अज़ला में तो उनकी अपनी हुकूमत थी, वहाँ उनको मसला नहीं था। कराची में एक जगह पर नुमाइश चुरंगी पर भी ऐसा हुआ कि लोगों को रोकने की कोशिश की गई लेकिन इज्तिमा नहीं बन सका। मैं इसको सियासी अमल की नाकामी नहीं कहूँगा, न जमहूरी अमल की नाकामी कहूँगा। मैं कहूँगा कि ये इन्होंने इस तरह की स्ट्रेटजी नहीं बनाई थी कि अगर रोक दिया जाए तो फिर क्या किया जाए, क्योंकि उन्होंने तो ये सोचा हुआ था ना कि रास्ता नहीं रोका जाएगा, हम समूद चलेंगे और समूद पहुँच जाएंगे। तो ये एक नई चीज़ उनके लिए आ गई थी कि जनाब रुकावटें डाल दी गई हैं, अब आप कैसे निकलेंगे। तो वो निकलने का ऑप्शन उनके पास नहीं था। हमारे एक दोस्त ने, हमारे ही साथी एक एंकर ने, बहुत अजीज़ हमारे दोस्त हैं जमील फारूकी, उन्होंने इतला दी है कि इस्टेब्लिशमेंट ने राब्ता कर लिया है इमरान खान साहब के साथ। तो जिससे ये तासुर मिला है मुझे भी और शायद नाजरीन ने भी वही तासुर लिया होगा कि इस्टेब्लिशमेंट अब न्यूट्रल नहीं रही है और उनको अपना पुराना प्यारा लाडला जो है फिर याद आ गया है। शायद वो दोबारा उनके लिए फैसिलिटेट करेंगे और दोबारा कोई ऐसा सिस्टम लाएंगे कि उनके लिए रास्ता हमवार किया जाए। अगर ऐसा है तो ये मैं सही तौर पर नहीं समझ सका हूँ कि वो किस बात के लिए वो धरना जो देना था और रह जाना था वो इसलिए छोड़कर चले गए कि उन्हें यकीन दहानी कराई गई कि आपके लिए रास्ते हमवार हो जाएंगे। यानी गोया कि अब आप चले जाएं, बाकी काम जो है कर लिया जाएगा। अगर इस तरह का तासुर है तो मैं कहता हूँ कि ये फिर एक बड़ा मसला है कि 3 सतून हैं रियासत के, एग्जीक्यूटिव, पार्लियामेंट और अदलिया। अगर ये सतून एक दूसरे के ऊपर गिरते रहे या एक दूसरे के डोमेन में जाकर कार्रवाइयाँ करने लगे तो फिर स्टेट नहीं चल पाएगी। हमने कल देखा है कि एक इदारा दूसरे इदारे के डोमेन में जाकर जो है वो दूसरे की पावर्स को अपने हाथों में ले रहा था, जो कि नहीं होना चाहिए। ना तो अदलिया के मामलात जो हैं वो इंतज़ामिया अपने हाथ में ले और ना अदलिया इंतज़ामिया के मामलात को अपने हाथ में ले। पार्लियामेंट मंबा है तमाम अख्तियारात का और आइन की रहनुमाई में पार्लियामेंट जो है वो सबसे बड़ा ताकत का सरचश्मा है जहां अवाम अपना इजहार करते हैं जिसके ज़रिए जी। तो इन तमाम इदारों को मिलकर चलना होगा। उनके लिए शख्सियात, अफराद, इंसान या फ़र्द की कोई वो नहीं होती है, उसमें लाखों करोड़ों आवाम का की राय और उनका मुस्तकबिल देखा जाता है जी। तो हमें उसको पेश नज़र रखना चाहिए। शहबाज शरीफ आज हैं कल नहीं होंगे, इमरान खान आज हैं कल नहीं होंगे, जरदारी साहब आज हैं कल नहीं होंगे, मौलाना फजल रहमान आज हैं कल नहीं होंगे। और जो हमारे पीछे साबका गुजरे हैं वो भी हमारे यहाँ चमक दमक रहे थे। सारे हमारे जो बुज़ुर्ग थे, नवाब नसरुल्लाह खान, मौलाना शाह अहमद नूरानी, मौलाना मुफ्ती महमूद, मियाँ तफ़ाइल मोहम्मद, जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो, खान अब्दुल वली खान, सब चमक दमक रहे थे, लेकिन वो अब नहीं हैं। अब उनके बाद की नस्ल आई हुई और बल्कि उनके भी बाद की एक और नस्ल आ गई है। तो हमें ये देखना ये है कि हम अगर अफराद के चेहरों को देखकर अगर पॉलिसीज़ और स्ट्रेटजीज़ और हिकमत अमलियाँ बनाएंगे तो मेरे ख्याल में फिर आप वहीं रह जाएंगे, इंसानों तक, अफराद तक, लोगों तक, उन शख्सियात तक। अगर आप पायदार मुकम्मल इस्तेहकाम की हामिल स्टेट बनाना चाहते हैं और जो माशी तौर पर, सियासी तौर पर, इक़्तिसादी तौर पर, जोग्राफी तौर पर हर लिहाज से खुद मुख्तार हो तो फिर आपको शख्सियात के चक्कर से निकलना पड़ेगा। ये रोज़ाना एक नया बुत तराशना और फिर उसको पूजने की हिदायत जारी करना और फिर उसको पूजने लग जाना जो है, इसको बंद करना होगा। और आपको मुल्क के वसीतर मफाद में और तमाम आने वाली नस्लों के लिए एक ऐसा पाकिस्तान तामीर करना होगा जो अपनी ताकत के साथ, अपनी क़ुव्वत के साथ और अपने इदारों के इस्तेहकाम के साथ आगे बढ़े। ऐसा ना हो कि एक फूल को तोड़ कर कहा जाए कि ये सबसे अच्छा फूल है, बाकी सारे फूल जो है बेकार हैं।
ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, ख्वाजा आसिफ साहब ने खुद कहा कि हम तो तहलील करने लगे थे असम्बलियाँ, लेकिन ये इमरान खान ने लॉन्ग मार्च अनाउंस कर दिया। अब इमरान खान से लॉन्ग मार्च ख़त्म कर दिया, तो क्या लगता है आपको नूरुल आरफीन के ये अब इमरान खान से लॉन्ग मार्च ख़त्म कर दिया, बिला वजह लोगों की तादाद कम देखकर उन्होंने ऐसा किया क्योंकि शायद 2014 से तो अब लोग ज़्यादा आए थे, ATM मशीन्स भी नहीं, दीगर भी नहीं थी, या पीछे कुछ हुआ है? अब बलूचिस्तान अवामी पार्टी का भी कहा जा रहा है कि उनकी तरफ से भी है कि शायद वो भी साथ छोड़ दें, कुछ इस तरह के मसाइल भी हो सकते हैं। तो आपको क्या नज़र आ रहा है कि अब सुप्रीम कोर्ट का हम देख रहे थे, मैं बड़ा हैरान हो रहा था कि सुप्रीम कोर्ट के हवाले से जो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है, ये वही सुप्रीम कोर्ट है कि जिसके सुओ मोटो की वजह से ही हुकूमत बन पाई थी, तो आज वो सुप्रीम कोर्ट भी बुरी हो रही है। तो आपको क्या नज़र आ रहा है, 6 दिन का अल्टीमेटम इमरान खान साहब वाकई शिकस्त खुर्दा होकर चले गए और 6 दिन के बाद दोबारा नहीं आएंगे अगर ये कोई ऐलान नहीं होता और वो वैसे ही चले गए? कुछ नुकात आपके इंट्रो में से मैंने अक्स किए हैं, उसके साथ मिलाकर के अगर आप कहें तो मैं जवाब दे दूं। जी जी ज़रूर सर, आपको रोक सकता है कोई? नहीं मैंने पहले इजाज़त ली है। अच्छा, आपने फरमाया इमरान खान का डी चौक में कामयाब गोल। यार मुझे तो उस तमाशाई पे हंसी आ रही है जो ये लाइनें लिख रहा है। दूसरा आपने फरमाया इमरान खान अवामी समंदर के साथ दारुल हुकूमत में दाखिल हुए। अच्छा, मैं कराची में रहता हूँ, यहाँ एक समंदर पाया जाता है। मैं कभी आप अगर तशरीफ़ लाएँ तो मैं आपको अपने साथ लेकर के चलूँगा और फिर मैं आपको दिखाऊँगा कि समंदर होता कितना बड़ा है। तो जितने लोगों के साथ वो आए थे उसको समंदर तो नहीं, हाँ तालाब वालाब आप कह दें, तो मैं यानी नया इस्तिआरा फिर बनाते हैं कोई। ठीक है, हाँ आपकी ये बात इसमें बिल्कुल दम लगता है मुझे, जो आपने फरमाया कि लगता है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई गारंटी खान साहब को दी गई है। खान साहब जिस किस्म की करिस्मेटिक इन्वर्टेड कॉमास में शख्सियत है, खान साहब 22 साल तक फेलियर रहे और उसके बाद अचानक मकबूल हुए। वो एक सजदा जिसे तू समझता है गिरा, अल्लाह माफ़ करे माज़अल्लाह, वो सजदा अगर कहीं और हो जाए तो इंसान इर्तिदाद का शिकार हो जाता है। वो सजदा कहीं और फरमा लिया गया, उसके बाद फिर वो मकबूल हुए। इमरान खान का चलना और इमरान खान की वापसी, ये दोनों इशारों की मरहून मिन्नत है। इमरान खान ना इशारे के बग़ैर सियासत में आए थे, ना वो इशारे के बग़ैर वज़ीर आज़म बने थे, ना वो इशारे के बग़ैर वज़ीर आज़म हाउस से बाहर निकले थे, और ना ही इशारे के बग़ैर वो पेशावर गए थे, ना ही पेशावर जाने का जो उनका फ़ैसला था वो कैलकुलेटेड नहीं था। वो वहाँ से निकले हैं तब भी इशारे पे निकले हैं, वो यहाँ आए थे तब भी इशारे पर, और वो यहाँ से वापस रवाना हुए हैं तब भी इशारों पर, क्योंकि इमरान खान की पूरी सियासत इशारों की गिर्द घूमती है, उसकी मरून मिन्नत है। बज़ाहिर तो ये लगता है कि इशारा अभी फ़िलहाल वही है जिसका ज़िक्र नज़ीर लगारी साहब कर रहे थे, क्योंकि इस किस्म के बुतों को तराशने वाली जो फैक्ट्री है वो जहाँ पाई जाती है वो मुझसे ज़्यादा आप जानते हैं, आप बाखबर आदमी हैं। इमरान खान, मैं बड़ा अगर इख्तिसार के साथ भी बताऊँ या बड़ा अगर हल्का करके कम करके भी बोलूँ तो ये धरना या ये जो मार्च था ये PTI की सियासी मौत का सबब बना है। इससे पहले इमरान खान, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर आप मुझसे कहें कि मैं इमरान खान का एज अपोजिशन लीडर किरदार का मुहासबा करूं तो मुझे ये कहने में कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान में मोस्ट रीसेंट तारीख़ों में इमरान खान से ज़्यादा फ़ाल अपोजिशन कोई नहीं कर सका। इमरान खान से ज़्यादा फ़ाल अपोजिशन रहनुमा कोई साबित नहीं हो सका। इमरान खान से ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल अपोजिशन लीडर कोई इस वक्त की तारीख़ में भी नहीं हो सकता था। लेकिन इस वक्त जो इमरान खान अपोजिशन कर रहे हैं उसकी बुनियादें इमरान खान की ज़ात के गिर्द घूमती हैं। उसका मुल्क, मिल्लत, मुल्क की सलामती, मुल्क की तरक्की, मुल्क की वहदत से कोई ताल्लुक़ लेना देना नहीं है। वो कासिम सूरी उनके कान में कुछ फूटते रहें, वो लोगों को बताते रहें, मज़हब का चूरन बेचते रहें। पहले आप ढिचक ढिचक वाले गाने लगा दें और उसके बाद फिर आप कह दें कि मैं आशिक़ रसूल हूँ, तो आदमी उठाए जूता और अपने ही सर पे मारेगा, भाई कैसा आशिक़ रसूल है भाई। मतलब ये अच्छा, दूसरी बात, इनको मुख्तलिफ जगहों से सपोर्ट मिल रही है। आप देखें तहरीक लब्बैक, इश्क़ रसूल का ख़त्म ना होने वाला स्टॉक इन लोगों के पास है। जब इनको इशारा होता है एक जगह से, ये उठ करके धरना दे करके रोड पे आ जाते हैं। हालिया तारीख़ों में मैं अभी अपने आरफीन नामा में भी जिक्र करूँगा आपकी इजाज़त से, और आज कोशिश करूँगा कि मैं ज़रा जल्दी जल्दी समअप करूँ और आपसे इल्तिमास करूँगा कि मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा ताकि मेरी बात कंप्लीट हो सके। ठीक है। ये ख़त्म नबूवत के नाम पर
ये जो धरना मार्च और धरना सियासत की जाती थी तहरीक लब्बैक के हवाले से, हालिया तारीख़ों में इमरान खान ने जितनी मरतबा दावत दी है, दावत मुबाजरत दी है, और जितनी मरतबा इन फुलटॉसों को अवॉइड किया गया है, उसको देख करके कोई अक्ल का अंधा, कोई दो चार करने वाला जहन ये बता सकता है कि इस वक्त हवाओं का रुख कहीं और से है। इस वक्त मंजूर नहीं है कि उन लोगों को रोड पे उतार करके और इनके खिलाफ कोई काम लिया जाए। नवाज शरीफ के खिलाफ काम लेना मकसूद था, जाहिर है, तब तहरीक लब्बैक जो है सामने आ गई, तहरीक लब्बैक से काम लिया, उसके बाद उनको पार्क कर दिया। अब जब दोबारा कभी ज़रूरत पड़ेगी तो निकाल करके 2-4 सिनेमा वगैरह जलवा देंगे, 2-4 गाड़ियाँ, 500-600 गाड़ियाँ तोड़वा देंगे, और उसके बाद फिर नबी के नाम लेवाओं का कलेजा ठंडा हो जाएगा। ये हालिया तारीख़ों का अगर जायज़ा लें, इस वक्त जो कुछ हो रहा है ना अनोखे लाडले के साथ, उसको देख करके बासानी ये बात बताई जा सकती है कि आपका ये तासुर बिल्कुल दुरुस्त है कि इमरान खान इज़ द मैन ऑफ गारंटी। इमरान खान गारंटी के बगैर सांस तक नहीं लेते। अच्छा, लेकिन 1.5 माह में ये गारंटियाँ वापस आ गई हैं, ये अजीब बात है। 1.5 माह पहले वो निकाले गए और अब वो 1.5 माह में ही दोबारा लाडले हो रहे हैं। अच्छा लगारी साहब, ये जिस तरह से हमने देखा है, अब तरमीम आ रही हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी के वोट के हवाले से, EVM के हवाले से, और नैब में तरमीम, ये एक्सपेक्टेड था, हुकूमत ये कह रही थी, बार बार यही था कि आने का मकसद सिर्फ ये है। आपको लगता है वो मकसद हासिल हो गया, अब बड़ी जल्दी हासिल हो गया? क्योंकि हम देखते हैं बार बार जब ये हुआ तो जरदारी साहब का बयान, सबका बयान, मौलाना साहब का, कि इस्लाहात के बगैर नहीं, इस्लाहात के बगैर इलेक्शन नहीं। अब वो संग मिल अबूर हो गया है इस्लाहात की तरफ, जो इस्लाहात वो चाहते थे, यही 2 मेन चीज़ें थी, वो हासिल हो गई हैं। 2 चीज़ों के बारे में आपने बात की है। एक तो नैब के बारे में जो कवानीन में तरामीम की गई हैं, और दूसरा इलेक्शन रिफॉर्म्स के बारे में जो पहले कुछ हुआ है उसके बाद के कवानीन बनाए गए हैं। दोनों के बारे में मैं अर्ज़ करता हूँ। नैब के कवानीन में ये बात सरासर नाइंसाफ़ी पर मबनी थी कि किसी शख्स को आप इल्ज़ाम लगाएं और 90 दिन के लिए उसको गायब कर दें। और मुझे मालूम है कि कितने लोगों की वीडियोस पड़ी हुई हैं जो एतराफ़ात की हैं, वो कोर्ट में काम नहीं आ सकती हैं, इसलिए कि जिस जबर से और जिस ताकत के ज़रिए और जिस धुनाई के ज़रिए जिस लोगों की जिस तरह से उनसे वो एतराफ़ात हासिल किए गए, वो कोर्ट में जाकर उनको साबित नहीं किया जा सकता है। आपके पास कानून ये कहता है, हमारे पास भी, कि 14 दिन का आप रिमांड लेते हैं। नेक्स्ट रिमांड के लिए आपके पास बहुत बड़ी ग्राउंड होना चाहिए, तब आप नेक्स्ट रिमांड लें, वो भी आम कवानीन में, जो हमारे आम कवानीन हैं उसके हिसाब से किया गया है कि 14 दिन का रिमांड लिया जाए। अच्छा, जब 90 दिन का रिमांड था तो कौन सा ऐसा टारगेट अचीव कर लिया गया था साबका हुकूमत की तरफ से कि जनाब ये देखें, एक केस तो ये था ना कि जिसको हमने जाकर कोर्ट ऑफ लॉ में साबित भी किया और सजा भी दिलवाई। एक केस, वही एक केस यहाँ नवाज शरीफ के ऊपर उनके अपने ही दौर में मुकदमा बना, और जिस पानामा लीक्स में उनका नाम नहीं था, वो पानामा लीक्स पर JIT बनी, कोर्ट ने दिया फैसला, जो कुछ भी हुआ एक अलग पूरे का पूरा एक अलग एक पूरे का पूरा पैकेज था। वो पैकेज उनके साथ चला गया, और पैकेज ये था कि इनको यहाँ से निकाल देना है। क्यों निकालना है उसका सबब उन लोगों को मालूम होगा जिन लोगों ने इनको निकाला था जी। तो नैब का इदारा जो है, मेरा तो ख्याल ये है कि इसको अबॉलिश कर देना चाहिए। एहतसाब के जो और आपके इदारे हैं, इवन एंटी करप्शन है, अगर वो भी काम नहीं करता तो अबॉलिश करें। अगर आपके पास इदारे मौजूद हैं, कवानीन मौजूद हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है, सही, यानी आप वो मनी ट्रेल भी नहीं साबित कर सके हैं जो मियां नवाज शरीफ पर का इल्ज़ाम लगाया गया कि चले भाई हमें पता चल जाता कि इतना पैसा चोरी हुआ, इतना पैसा टैक्स चोरी हुआ, इतना पैसा रिश्वत में लिया गया, और इसको उठाकर इस तरह से भेजा गया दुबई में, यहाँ से फिर वो चला गया दोहा में, दोहा से फिर चला गया सऊदी अरब में, सऊदी अरब से फिर चला गया लंदन में, और लंदन में जाकर ये सब कुछ खरीदारी हुई। जिन मकानात की बात हो रही है, मनी ट्रेल तो बनी नहीं ना, ना वाजिद ज़िया से, ना वाजिद ज़िया के साथ बैठी हुई JIT से कोई चीज़ नहीं मिली थी। मसला ये है कि मतलब इससे कोई डिनाई नहीं करता कि स्विस अकाउंट्स में पैसे हैं पाकिस्तानियों के, या दुबई में 10 अरब डॉलर की रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट है, पकड़ा कोई नहीं जाता। सरे महल का भी था, उसमें भी हुआ, लेकिन बाद में उन्होंने कहा जी हमारा ही था और वो हमने बेच भी दिया, कोई नहीं पकड़ा जाता। हमारे यहाँ पुलिस भी नहीं, अब हम पुलिस को भी तो नहीं ख़त्म कर सकते, ये भी एक मसला है। अब नैब नूरुल आरिफीन खुद बनाया था, नून लीग, पीपल्स पार्टी मिलकर बनाया, कवान भी वो थे, फिर समझ आई कि हो ये तो इस्तेमाल भी हो सकते हैं, ये तो पता नहीं था, वरना 8 साल हमने देखा बड़ा अच्छा रहा माहौल नून लीग और बल्कि 10 साल नून लीग और पीपल्स पार्टी के दौर में। उसके बाद 3.5 साल इमरान खान का दौर बुरा हुआ, अब आकर नैब
ज़ाहिर है कि बुरा हो गया। तो खुद ही कानून आते हैं, जब हुकूमत चली जाती है वो पता चलता है ये तो बड़ा काम ख़राब हो गया, तो ये बनाए ही क्यों थे? और अब लगारी साहब की बात ठीक है कि जब ये साबित ही नहीं कर सकते तो नैब को ही ख़त्म कर दें। और मुझे लगता है एंटी करप्शन भी, मुझे नहीं लगता कि वो इतना अच्छा काम करता है। बहुत से और इदारे हैं, कोई भी उनको रिफॉर्म नहीं कर सका। और ख़ास तौर पे ये मुश्किल हो जाता है कि जब आपने खुद कानून बनाए हों फिर बाद में उनको खुद ख़त्म करना हो। अब आज आकर ये कानून बनाएंगे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का, मुझे तो ये शक है कि शायद फिर कभी दोबारा हुकूमत बने तो ये खुद EVM और ओवरसीज़ को वोट दे रहे हों। अच्छा उसामा, सबसे पहली बात ये, नैब को ख़त्म करने के बजाय अगर हम एक काम कर लें कि नैब का कोई एक ऐसा गैर मुतनाज़ा चेयरमैन ले आएँ जिसकी कोई वीडियो ना हो, तो ज़्यादा मुनासिब होगा। क्योंकि उस वक्त नैब की कार्रवाइयों को फिर जस्टिफाई भी किया जा सकेगा। नैब के प्रोसिक्यूटर्स को अदालत में झिड़कियाँ भी सुनने के लिए नहीं मिलेंगी, उनकी कार्रवाइयों पर किसी को एतराज़ भी नहीं होगा। नैब को ख़त्म करना मेरे हिसाब से गलत होगा। ये क्या बात हुई कि शहबाज शरीफ हुकूमत में आए तो नैब ख़त्म कर दिया जाए? क्यों भाई? शहबाज शरीफ मामे रियासत के, जरदारी के ख़िलाफ़ नैब में केसेस ना चलें? क्यों नहीं चलें? प्रॉब्लम यह है कि केसेस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने वाली हरकतें इस वक्त नहीं हो रही हैं। इशारे कहीं और से होते हैं कि भाई ये ज़रा बात कर रहा, ज़रा निमट लेना इनसे, उसके बाद फिर वो वीडियो वाली हरकतें जो हैं वो फिर हो रही होती हैं। यहाँ मसले का हल ये नहीं है कि आप शहबाज शरीफ के लिए या आसिफ जरदारी की सेटिस्फेक्शन के लिए या किसी और की खुशनुदी के लिए इनको ख़त्म कर दें। कल वो कहेंगे एंटी करप्शन का महकमा ख़त्म कर दो, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिला तखसीस आप ये बात कर सकते हैं कि पाकिस्तान के FBR और एंटी करप्शन कुछ उन महकमों में से एक है जिनमें सबसे ज़्यादा करप्शन होती है। इवन इन्हीं के इदारे के लोगों के खिलाफ अगर आप डंडा लेकर के पीछे पड़ जाएँ तो आधी से ज़्यादा पाकिस्तान की करप्शन आपको इन्हीं महकमों में मिलेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम इन महकमों को ख़त्म कर दें, हम वहाँ ऐसे लोग लेकर के आएँ कि जो गैर मुतनाज़े हों, जिनका फ़हम, जिनकी अक़ल, जिनकी दानिश गैर मुतनाज़े तौर पे इन मामलात को, इन पेचीदा मामलात को किसी मंतकी अंजाम तक पहुँचा सके। उन लोगों को जिन्होंने पाकिस्तान की मईशत को डसा है, वो नूरुल आरफीन हो या आसिफ जरदारी, इसको नाम को देखे बगैर आप उन पर एक साथ टूटें, और टूटें तो ऐसा टूटें कि फिर उनको बचने की जगह ना मिले। भाई ये जो बात हो रही थी कि पापड़ वाला तो मकसूद चपरासी तो फलाना, मैं तो इस हक़ में हूँ कि अगर ये सब बातें ठीक हैं तो आइए चलते हैं, मैं और आप भी, फिर हम सब मीडिया वाले भी चलते हैं और चल करके इस्लामाबाद में धरना देते हैं कि भाई किसको वज़ीर आज़म बना दिया, किसको गवर्नर बना दिया, किसको फलाना बना दिया। लेकिन यहाँ बात यह कि ये सब अभी इल्ज़ामात हैं। जैसे लगारी साहब ने अभी फरमाया कि इन सब बातों का साबित किया जाना अभी एक बहुत दूर की कौड़ी है। आप इल्ज़ामात तो बहुत कुछ लगाते हैं, चेयरमैन नैब बयान भी बहुत दागते हैं, हकीकत जो है वो ज़मीन पे कुछ और होती है, अदालत में मामला जाता है तो वही ठन ठन गोपाल। इसलिए नैब के महकमे को ख़त्म करने से पहले एक कोशिश, आखिरी रिजॉर्ट के तौर पर कोशिश, एक अटेम्प्ट करना चाहिए कि नैब को अपने पाँव पे खड़ा किया जाए, इसको पॉलिटिकल इंटरवेंशन से निकाला जाए ताकि ये महकमा फ़ाल होकर के वो काम जिसके लिए इसको फॉर्म किया गया था वो कर सके। और अगर खुदा न खास्ता कहीं पाकिस्तान की मईशत में डेंट लगाया जा रहा है, कहीं कोई इस कश्ती में छेद हो रहा है, तो वो रकूम भी वापस आ सकें, उन मुजरिमों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जा सके। अच्छा, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे IMF के हवाले से हुए बेनतीजा रहे, नाकाम रहे, अब हुकूमत क्या करेगी, किसी तरह से अभी भी पाकिस्तान की मईशत को बहाली की तरफ लाया जा सकता है, एक बहुत बड़ा सवाल है। ब्रेक के बाद बात करते हैं। अब पता चला। जब से मौजूदा हुकूमत आई है, रोज़ाना डॉलर एक नया रिकॉर्ड बनाता नज़र आ रहा है। 200 से अब काफ़ी ऊपर चला गया। अब तो बात हो रही है कि ये 205, 210 तक का पहुंचता है। सूरत हाल इतनी ज़्यादा ख़तरनाक है कि एक महंगाई का तूफ़ान आता नज़र आ रहा है। रोज़ाना किसी न किसी चीज़ की कीमत बढ़ती चली जा रही है। इसके बावजूद कि अभी तक IMF की शराइत नहीं मानी गई, और इसीलिए अब IMF ने ये वाज़े तौर पर कह दिया है कि बजट भी हमारी मर्ज़ी का होगा, या जो शराइत हमारी हैं उसको मानना होगा, और साथ ही पेट्रोल और डीजल पर सब्सिडी ख़त्म करनी होगी, पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी ख़त्म करनी होगी। दूसरे मानों में यानी इनको भी महंगा करना पड़ेगा, इसके साथ बिजली भी महंगी होगी, तो ही अब मामलात आगे बढ़ेंगे। ये भी कहा जा रहा है कि हफ्ते फिर मुज़ाकरात होंगे, बजट भी पेश करना है। लगारी साहब, इमरान खान साहब ने पेट्रोल भी महंगा किया, टैक्स भी बढ़ा उनके दौर में, और ज़ाहिर है कि इस वजह से उनको सियासी तौर पर धचके भी लगे। और आज की हुकूमत ये कहा करती थी कि ये महंगाई कर रहा है, अब 1.5 माह पहले तक ये था कि जी इन्होंने बड़ी महंगाई कर दी है। आज मरीम साहिबा कह रही थी कि अगर हमने महंगाई ना की, यानी पेट्रोल डीजल महंगा ना किया, मुल्क दिवालिया हो सकता है। इनके पास से पॉलिटिकल कैपिटल है, इमरान खान साहब ने गंवाया, लोग उनसे यानी मायूस भी हुए कि जी ये आए थे, इन्होंने तो इतनी महंगाई कर दी, 3.5-4 साल में बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई।
अब 1.5 माह में भी महंगाई रुक नहीं रही, लेकिन क्या ये फैसले ये हुकूमत ले सकेगी और उसके बाद इनको सियासी तौर पर जो धचका लगेगा वो ये हुकूमत बर्दाश्त कर सकेगी? मेरे ख्याल में ये फैसले जो हैं वो एक तो सियासी हो रहे हैं, दूसरा ये कि जिन इदारों के हम डिक्टेशन लेते हैं और अपने बजट बनाते हैं, हमें बांध दिया गया है उन इदारों के साथ। ये एक मुसलसल अमल है जिसके ज़रिए हमें पाबंद कर दिया गया है कि हमें 190 मुल्कों का एक बड़ा कंसोर्शियम IMF जो है वो हमें हमारी इकनॉमी को रेगुलेट करे अपनी शराइत के ऊपर, और हम जो हैं कमाएँ पाकिस्तान के आम शहरी की तरह, और हमारे पर जो टैक्सेशन हो वो उनके मयार के मुताबिक हो। ये सारा कुछ तो होता है। अब फिर ये हमारा टैक्स नेट नहीं बढ़ सका है, बावजूद है कि बड़े बड़े आप उसामा, मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ कि आप जितना टैक्स देते हैं इस पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारों में, सबसे मोतबर इदारों में, कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली, सेनेट में ऐसे लोग आधे से ज़्यादा हो सकते हैं जो आपसे कम टैक्स देते होंगे। तो हालांकि उनके एक एक आदमी जो है वो करोड़ों खर्च करके आता है और आकर असम्बली में बैठता है। इसमें से कोई तखसीस नहीं है, तमाम सियासी पार्टियों के लोग इसी तरह से खर्च करके आते हैं। ये असम्बलियाँ, ये सारा कुछ जो है वो इसलिए नहीं होता है कि लोगों को सर्व करें, वो अपने आप को सर्व करते हैं और अपने लिए सब कुछ करते हैं। और हमने देखा है कि महंगाई पर काबू पाने की किसी किस्म की कोशिश ना मादी में की गई ना अभी की गई। अभी भी मोहतरमा मरियम नवाज ये फरमा रही थी कि गैस और बिजली के बिल बढ़ाए बगैर हमारा गुजारा नहीं हो सकेगा, हम मुश्किलात का शिकार हो जाएंगे। अच्छा, उसके बाद ज़ाहिर है पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें जो हैं वो भी खुद ब खुद बढ़ेंगी, और आपको कहा जाएगा कि जनाब ये करने के बाद, आप हमारी ये डिक्टेशन लेने के बाद फिर आप जाइए। मैं आपको याद दिलाता हूँ जी, ये आज से लगभग 22-24 साल पहले की बात है। जनाब मिराज खालिद वज़ीर आज़म थे, तो वो यहाँ कराची में तकरीर कर रहे थे। उनने कहा कि जी बड़ी शिकायतें होती हैं IMF को कि बेनज़ीर हमारी बातें नहीं मानती हैं और मनमानी करती हैं और हमारी डिक्टेशन नहीं लेती हैं, तो लिहाजा हम तो आपके लिए कोई डील नहीं कर सकेंगे। तो हमने ये, वो कह रहे हैं, निगरान वज़ीर आज़म कह रहे हैं मिराज खालिद, हमने यकीन दहानी करा दिया IMF को कि बेनज़ीर को इलेक्शन में नहीं आने दिया जाएगा। खुलेआम ये कहा गया, यानी क्राउड के अंदर कहा गया। सिडको सेंटर में प्रेस क्लब कराची के करीब एक जगह पर निगरान वज़ीर आज़म ने यह कहा कि नहीं, हम नहीं आने देंगे बेनज़ीर को। अगर ये इस तरह के आपने अपने डिक्टेशन लेकर चीज़ें इस तरह से सियासी मैनेजमेंट ऐसी करनी है तो फिर एब्सोल्यूटिज्म लगाओ। फिर इस तरह से अगर मुल्क संभाल सकते हो तो इस तरह से संभालो। फिर आप या तो अपने खर्च अखराजात कम करो ना। इस हुकूमत का जो सबसे बड़ा अच्छा काम मुझे लगा है, उनने इम्पोर्ट्स पर जो है वो पाबंदी लगाई है, और ऐसी इम्पोर्ट्स जिनकी कोई ज़रूरत नहीं होती है कि आप इतना करें। हमारे आम आदमी की कोई ऐसी चीज़ नहीं होती है जिनको इस्तेमाल करते हैं, और है भी। आपको पता है कि आपकी इम्पोर्ट जो है 50 अरब डॉलर से एक्सीड कर चुकी हैं। जी ऐसे ही है। और 50 अरब डॉलर आप खर्च करते हैं और वापसी में आपको मिलती हैं 25 अरब डॉलर मिलते हैं, आधे भी नहीं मिलते हैं जो आप एक्सपोर्ट की सूरत में हासिल करते हैं। आपके एक्सपोर्ट्स अगर बढ़ जाएंगी इम्पोर्ट से तो आपकी मैशत भी बेहतरी की तरफ जाएगी। तो ये हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा डिजास्टर हुआ है इकोनॉमी के साथ, वो ये हुआ है कि हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो बढ़ गया है, हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो बढ़ गया है, हमारे बजट का खसारा बढ़ गया है। ये सारे इक़दाम पिछली हुकूमत के दौरान हुए हैं और बढ़ते रहे हैं। जिस दिन इमरान खान इस इक़्तिदार से तशरीफ ले गए थे, उस दिन डॉलर 191 रुपए का हम देख रहे थे, डॉलर 191 रुपए का था। तो अब जाहिर है डॉलर अब भी बढ़ रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, और ये सूरत हाल तो रहेगी। आपकी मईशत मोहताज है, आपने पाकिस्तान को सेल्फ सफिशिएंट नहीं किया है। ठीक है, आपका बुनियादी सेक्टर ज़राअत था, आपने ज़राअत को तबाह कर दिया। आपकी बात दुरुस्त है, अल्लाह करे कि हम इंडस्ट्री में भी कुछ ये सब कर सकें। इमरान खान साहब भी IMF के पास नहीं जाना चाहते थे, उनसे पहले भी गवर्नमेंट्स नहीं जाना चाहती थी। उससे पहले इसहाक डार साहब की गवर्नमेंट आई 2008 में, नहीं नवाज शरीफ साहब की जब आई तो वज़ीर ख़जाना बने, वो भी नहीं जाना चाहते थे। तो 2008 में पीपल्स पार्टी, उसके बाद 2013 में नून लीग, यानी सभी गए IMF के पास, और ये मौजूदा हुकूमत से पहले इमरान खान साहब भी गए। अब ये जाना तो मजबूरी है। तो नूर आरफीन, मसला ये है कि हम ये नहीं कहते चलें 1.5 माह में ये कोई बहुत ज़्यादा टर्न अराउंड कर देंगे, 1.5 साल में भी शायद नहीं कर सकेंगे, लेकिन फैसले लेना इनके लिए मुश्किल है, और इनको पता था कि मखलूत हुकूमत है और ये सब इनको करना पड़ेगा। अब ये कहें, वो शहबाज शरीफ साहब जिसने बड़ी खूबसूरत बात कर दी कि कोई दीवारें किसी की नहीं फलांगी गई, गिरफ्तारी भी कोई नहीं हुई,
और राणा सनाउल्लाह साहब फरमा रहे थे कि जनाब हमने 1700 लोग गिरफ्तार किए हैं, 4414 हमने ऑपरेशंस किए हैं, वो सब उन्होंने बताया, रेड्स किए हैं। तो अब वज़ीर आज़म ये कह रहे हैं, अब किसकी माने, तो वही बात है कि अब इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें क्या ये फ़ैसले ले सकेंगे, ये वाले फ़ैसले जो लेने पड़ेंगे, वरना मईशत दुरुस्त नहीं हो सकती। भाई निदा फाजली साहब फरमाते हैं हर एक घर में दिया भी जले अनाज भी हो, हर एक घर में दिया भी जले अनाज भी हो, अगर न हो कहीं ऐसा तो एहतजाज भी हो। और गौर कीजिएगा कि रहेगी कब तलक वादों में कैद खुशहाली, हर एक बार ही कल क्यों कभी तो आज भी हो। हुकूमत में आने के बाद अपने वादों को अमली जामा पहनाना, ये तो है सियासत। लेकिन इस सियासत को अगर आप पाकिस्तान में इस ख्वाब को ताबीर होते देखना चाह रहे हैं तो फिर मेरा ख्याल है कि आपको किसी और खत्ते में पहुंच जाना चाहिए। पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता। आप इमरान खान साहब की बात कर लें, 50 लाख नौकरियां, 1 करोड़ घर मिले नहीं। बैरून मुल्क से लोग पाकिस्तान में मुकीम होंगे, आकर के नौकरियां लेंगे। शहबाज गिल आ गए, बाकर रज़ा डिप्टी गवर्नर, गवर्नर स्टेट बैंक आ गए, कुछ और अनमोल रतन आ गए जिनको अपना वज़ीर, सफ़ीर, मुशीर, किसी को कुछ रिश्तेदार भी बना करके और उनको कंपनसेट कर दिया। जितना उन्होंने लगाया था इमरान खान पर उसका कई गुना वापस कर दिया। ये है सियासत। तो शहबाज शरीफ इज़ ऑल्सो नो एक्सेप्शन। जब हुकूमत में होते हैं तो अपना हर हराम विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट हलाल लगता है, और जब अपोजिशन में होते हैं तो आवाम के गम में पेट में मरोड़ उठ रहे होते हैं। लैपटॉप स्कैंडल जो जितना शोर शराबा हुआ उसके ऊपर जितनी बातें उठी, उसके हवाले से जितनी आहो फुगा हुई, वो आपकी याददाश्त से मेरे ख्याल में महव नहीं हुआ होगा। इससे पहले माजी के अदवार में अगर हम बात करें तो कर्ज़ उतारो मुल्क संवारो, कर्ज़ उतर गया मुल्क संवर गया। तो ये सब ऐसी बातें हैं कि जिनका कोई वजूद हकीकी तौर पर नहीं है। अपनी सियासत को दवाम बख्शने के लिए, लोगों को अपना मंजन चूरन बेचने के लिए ये सब काम करने पड़ते हैं। जैसा अभी मैंने बताया, वो कासिम सूरी ने भाई देख करके हड्डी फेंकनी होती है कि सामने वाला मांगता क्या है। उन्होंने कहा कि मजहबी टच दे दो, क्योंकि यहाँ आदमी मजहब के नाम पर तो बेकाबू हो ही जाता है। और आप तो थे भी नाम नेहाद वाली रियासत मदीना, तो आपने जैसे ही कहा कि मैं आशिक रसूल हूँ तो आई लव यू, उसके बाद तो सब कपड़े फाड़ लेते हैं। वो कहते हैं हाँ यही तो है। तो इसलिए इन बातों को सीरियसली लेना बेकार है। अच्छा, आपको लगता है कि ये IMF के पास अब जाएंगे भी और महंगाई भी करेंगे, महंगा भी करेंगे, ये सिर्फ दावे ही थे और वो दावे रहेंगे, लेकिन इसके बाद जो सियासी तौर पर कोई नुकसान होगा वो ये बर्दाश्त कर सकेंगे? क्या सिर्फ मुस्लिम लीग नून को ये नुकसान होगा या सारी मखलूत हुकूमत होगा? और कहीं ये डिसीजन लेने से पहले, बड़े बड़े फैसले से पहले ही नहीं तो नहीं हुकूमत चली जाएगी? इस वक्त ये सवाल भी गर्दिश कर रहे हैं। और इसी में बलूचिस्तान अवामी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि कहा गया कि जी हमारी सपोर्ट करें मौजूदा वज़ीर आला बलूचिस्तान को हटाने में, और अगर ऐसा नहीं किया गया तो हम भी सपोर्ट हटा लेंगे। तो शहबाज शरीफ साहब के लिए एक और मुश्किल पैदा हो चुकी है। इस पर बात करते हैं ब्रेक के बाद। अब पता चला। वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बिज़ंजो साहब के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद का मामला काफ़ी दिन से चल रहा था। फिर ये ख़बर आई कि जाम कमाल साहब जो इनसे पहले वज़ीर आला बलूचिस्तान थे, अब वो इस चीज़ को लीड कर रहे हैं कि इनको हटाना है, मौजूदा वज़ीर आला को हटाना है। और उसमें PDM ने वादा किया था कि वो इनकी मदद करेंगे, और अगर ऐसा नहीं किया जाता तो फिर बलूचिस्तान अवामी पार्टी भी सोचेगी। फिर PDM यानी शहबाज शरीफ साहब को जो सपोर्ट मिली थी, 4 वोट हैं बलूचिस्तान अवामी पार्टी के, वो फिर हम विड्रॉ कर लेंगे। और इस तरह से फिर शहबाज शरीफ साहब के पास मेजॉरिटी ख़त्म हो जाएगी। इनके पास 173 लोग हैं और फिर 4 लोग जाएंगे, या 174 हैं तो फिर 172 कम अज़ कम चाहिए, तो फिर तो शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं रहेंगे। तो इतना बड़ा ख़तरा इस वक्त मंडला रहा है। नज़ीर लगारी साहब, आपको क्या नज़र आ रहा है? क्योंकि अब तो अदम एतमाद नाकाम हो गई, तो इसका मतलब है जाम कमाल साहब, बलूचिस्तान अवामी पार्टी का इनका ग्रुप ये तो शदीद नाराज़ होगा। जी बिल्कुल नाराज़ होगा, लेकिन मैं 4 नाम ले रहा हूँ। इनमें से कौन सा जो मेंबर है वो टूट कर वो जाकर इमरान खान साहब की साफ में शामिल हो जाएगा, ज़रा वो मुझे बता दीजिएगा। एक ने वोट नहीं दिया था, आपको याद होगा, ज़ुबैदा जलाल ने वोट नहीं किया था। बाकी 3 के नाम मैं बताता हूँ। इसरार तरीन, ये किसको वोट देने के लिए जाएंगे? खालिद मक्सी क्यों देंगे? वो काबीना में हल्फ उठा चुके हैं। एहसान रेकी जो हैं वो किसको वोट देने के लिए जाएंगे? ये टेक एज ग्रांटेड, ये उनके साथ हैं और रहेंगे। ये हुकूमत क्यों नहीं बना पा रहे हैं? हुकूमत इसलिए नहीं बना पा रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान की JUI और अपना मेंगल साहब की, अख्तर मेंगल साहब की BNP जो है वो साथ नहीं दे रही है।
ये उनको मनाएं, उनके साथ बैठकर डील करें, तब जाकर वो करेंगे। ये अरकान असम्बली जो हैं वो अपने तौर पर बिल्कुल ही आप खुद मुख्तार हैं, और पार्टी की सरबराही इस वक्त जाम कमाल साहब के पास नहीं है, पार्टी की सरबराही दूसरी तरफ को है। और ये हम ये नहीं चाहते हैं कि अब्दुल कुद्दूस बिदन जो जाएँ चूँकि इन्होंने तो हुकूमत की नहीं, इन्होंने डिज़ास्टर किया है। और इन्होंने सबसे बड़ी जो किया है कि रेकोडेक के मामले पर ये भाग कर जाकर इन्होंने साइन कर दिए हैं, जिसमें बलूचिस्तान को उसको ड्यू शेयर भी नहीं मिला है, और इससे बलूचिस्तान के लोग नाराज़ भी हैं और वो चाहते भी नहीं हैं कि ये रहें बिदंजो साहब। लेकिन ये पार्टी की साख्त के बारे में आप इस तरह ना लें कि PMLN है या पीपल्स पार्टी है या PTI है, ये BAP है। BAP की मैन्युफैक्चरिंग कैसी हुई थी आपको शायद उसका अंदाज़ा नहीं है। उसकी मैन्युफैक्चरिंग में ये चीज़ शामिल नहीं है कि जनाब ये कौमी असम्बली के मेंबर कहाँ खड़े होंगे, सूबाई असम्बली के मेंबर कहाँ खड़े होंगे। आपने देखा था कि सेनेट में से इन्हीं में से 4 आदमी आकर गए थे जब लीडर ऑफ द अपोजिशन का फैसला हो गया था और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब बने थे, तो यही BAP के मेंबर आए थे। तो आप इसलिए मुतमईन रहें कि इस हुकूमत को BAP की तरफ से खतरा नहीं होगा। लेकिन ये कि अब्दुल कुद्दूस बिदंजो साहब की कारकर्दगी पर सवाल निशान है। सवाल निशान जाम कमाल के ऊपर भी था, उनकी कारकर्दगी भी ठीक नहीं थी। बलूचिस्तान के मामला बिल्कुल अलग हैं, बलूचिस्तान के लोगों के मसाइल की तरफ कोई नहीं देख रहा है। साहब मुझे आरफीन की तरफ जाना है, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं बलूचिस्तान अवामी पार्टी के, वो जब तक हुकूमत के साथ हैं तो मसला नहीं है। बिल्कुल नहीं है वो। ठीक है, अच्छा सर। नूर आरफीन आरफीन नामा में आप क्या देख रहे हैं? जो मार्च था, हकीकी आज़ादी मार्च, किस हद तक कामयाब हुआ? मैं अपनी ज़ुबानी कुछ कहूँ इससे बेहतर है कि एक अखबार का तराशा या मैंने सजा करके रखा हुआ है। एक फ्रांसीसी खबर रसा एजेंसी की खबर है, बता रही है इमरान खान 20,000 कारकुनों की क़यादत करते हुए पंजाब में दाखिल हुए, तो साबित हो गया कि ये अवामी समंदर बिल्कुल नहीं था जैसा आपने इंट्रो में फरमाया। जी ठीक है। दूसरी जानिब 20 लाख अफराद लाने वाला शख्स खैबर पख्तूनख्वा से कितने हज़ार अफराद लेकर के आया? राना सनाउल्लाह के बकौल अगर हम कहें तो बात फिर बिल्कुल ही जानिबदारी की हदूद की तरफ चली जाएगी कि ये अवामी समंदर ऐसा होता है। यहाँ भी आपकी बात को रद्द किया जाता है। जी इमरान खान साहब ने हुकूमत को उल्टा यानी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। 6 दिन का उन्होंने टाइमलाइन दी है, डेडलाइन दी है, और उन्होंने कहा कि अगर 6 दिन में मुझे वो मिलता है जो मैं लेने के लिए आया हूँ तो ठीक है, वरना मैं फिर आ रहा हूँ। अदालती अहकामात की धज्जियाँ इससे पहले मेरे हैंडसम खुद उड़ा चुके हैं, लेकिन अब मैं भी शदीद जिसको कहते हैं ना कन्फ्यूज आया हुआ हूँ। मैं एक तो कराची वाला हूँ, इस हवाले से ये एक एहसास कमतरी है। दूसरा मैं भी अब ये सोच रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी वाले शायद वो ठीक ही कहते हैं कि डोमिसाइल का जो फ़र्क होता है, ये न्याजी ना होने की जो बातें होती हैं। अब आप देखिए वो जो इग्नोसेंट टर्मिनोलॉजी बनाने वाले हैं बैरिस्टर साहब एतजाज़ एहसन, उन्होंने फरमाया था कि रियासत होगी माँ के जैसी, लेकिन इस माँ का एक ही बेटा है और वो उसका नाम है इमरान खान न्याजी। ऐसा लगता है कि वर्ल्ड कप पहली और आखिरी तफाखुर की चीज़ हमारे पास रह गई है। इससे पहले ना किसी ने निशान हैदर लिया, ना आइंदा कोई बहादुरी और शुजाअत के जौहर दिखाएगा। इस मुल्क में एक ही साहिब अक्ल व शऊर है, एक ही इज्जतदार आदमी, उसका नाम है इमरान खान साहब। मैंने अखबारात के तराशे, बल्कि ये टीवी चैनल्स की, ये मैंने वेब से निकाल लिए ताकि मुझ पर कोई हर्फ ना आए भाई। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ऑनरेबल फरमाते हैं, मौजूदा केस में हमने अपनी हद से आगे जाकर के हुक्म दिया। मैंने तो अपने लब सी लिए हैं, ये चीफ जस्टिस साहब खुद कह रहे हैं। आगे लिखा है, मुमकिन है कि इमरान खान को गलत बताया हो। अब मेरी आंखें थोड़ी सी जल रही हैं। हाँ, आगे बढ़ते हैं। फिर जवाब फराम किया गया कि इस्लामाबाद में ग्रीन बेल्ट्स को आंसू गैस से बचने के लिए जलाया जा रहा था। मतलब वो भी ठीक है, ओके, आगे बढ़ जाते हैं। और उसके बाद ये खबर है, ये तमाम अखबारों में शाया हुई है, ये मैंने ऐसी दिखा दी है। बताया गया है कि डोंट वरी, आपकी बात हम कर रहे हैं। एक जज साहब ने पीटीआई वकला से मुस्कुराते हुए मुकालमा किया और कहा कि आपकी पूरी बात हम कर रहे हैं, डोंट वरी। इस केस में इंसाफ किसको मिलेगा? इमरान खान जब सिटिंग प्राइम मिनिस्टर थे, जब प्राइम मिनिस्टर की गद्दी पे मनसब पे बैठे हुए थे, उन्होंने उस वक्त आइन को एब्रोगेट किया। हम चीख चीख के हमारे गले बैठ गए, दुख गए हमारे गले, हमारी आवाज़ें हमारे गलों में दफन हो गई, हमारी आंखों में ये ख्वाब किरची किरची हो गया कि इमरान खान को उनके किए की सज़ा मिले। जनरल मुशर्रफ को आइन एब्रोगेट करने के लिए वो जस्टिस वकार सेठ साहब ने, उन्होंने कहा था कि इनकी लाश को 2 दिन तक वहाँ लटके रहने दे रहा। लेकिन अगर मैं इमरान खान साहब के हवाले से ये मुतालबा कर दूं तो पूरा पाकिस्तान सब कुछ छोड़ करके मेरे पीछे पड़ जाएगा। क्यों भाई?
मैं अपनी बात थोड़ी कर रहा हूं। एक मुल्क में दो मेयारात, जनरल मुशर्रफ के लिए अलग और इमरान खान के लिए अलग। इमरान खान वर्ल्ड कप बातों में लगा करके ले आया था, 11 खिलाड़ी थे, तो उन सबको फिर आनाने हुकूमत हवाले करके हम लोग मुल्क से निकल जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। इमरान खान साहब ने फरमाया कि दोबारा इस्लामाबाद आऊंगा, यह बजाते खुद सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खुली सरीहन खिलाफ वर्जी है। जिस वक्त इंटरवेंशन हुई थी उसी वक्त मैं समझ गया था कि अब इमरान खान को फेस सेविंग मिलने से दुनिया में कोई आदमी नहीं रोक सकता। एक नाकाम सियासी शो करके इमरान खान बहिफाजत, इन्वर्टेड कॉमास में बहिफाजत, एक गारंटी लेकर के, जिसका जिक्र अभी आपने फरमाया, थोड़ी देर पहले लगारी साहब भी उसका तस्करा कर रहे थे, एक गारंटी लेकर के इमरान खान अनका हो गए। एक नाकाम शो के बाद आपको अपने आंसू पोंछने में 6 महीने लग जाते हैं। इमरान खान 6 दिन की बात किस गुमान में करके गए मेरे भाई? आप ये सोचिए कि इमरान खान को वो जो चूरन चटाया गया था कासिम सूरी की जानिब से, वो उन्होंने कहा था खान साहब थोड़ा सा इस्लामी टच दे दे। खान साहब ने फौरन जोश में आकर के याद दिलाया कि मेरे भाइयों में आशिक रसूल हूं। उनका एक और बयान ये सामने देख लीजिए, अल्लाह माफ करे, किधर है तहरीक लब्बैक, क्यों नहीं आती सामने? इमरान खान कह रहे हैं मैं नबी के हुक्म पर लोगों को इकट्ठा कर रहा हूं, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। अगर वो दावा भी कर दें, अगर वो दावा भी कर दें मेरे मुंह में खाक, तो इस मुल्क में इस वक्त इमरान खान का हाथ रोकने के लिए कोई नहीं, कोई विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट अदालत नहीं, कोई महकमा नहीं, कोई इदारा नहीं, कोई शख्स नहीं, कोई। मेरा ख्याल अच्छी खासी आपने चार्जशीट बना दी इमरान खान साहब के खिलाफ। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।